नमस्कार दोस्तों, रोहित हेयर। अभी आपको पता है कि अभी राज्यसभा का चुनाव चल रहा है। तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, इसको लेकर अभी तक हम लोग के पास तकरीबन 10 मेल आ चुके हैं कि सर राज्यसभा में चुनाव कैसे होता है, लोग राज्यसभा में चुनकर कैसे जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो चूंकि वो मेल को हम लोग थोड़ा प्रायोरिटी पर लेते हैं, आपका डिमांड होता है तो उसको पूरा करना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के मार्फत हम लोग सारा इन एंड आउट ऑफ द राज्यसभा कवर कर लेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखें कि जो बिहार में चुनाव हुआ है राज्यसभा का, उसमें 5 वैकेंसी था। अब वो कैसे चुनाव होता है, क्या चुनाव होता है, उसको हम लोग डिसाइड करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। अगर आप हमें कुछ टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है बीपीएससी कंसेप्ट वाला, वहां पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे राज्यसभा का इलेक्शन होता है उसको हम लोग डील करेंगे। बिहार में पहली बात तो हम ये बताते चले कि बिहार में कितने नंबर ऑफ द सीट्स है राज्यसभा के। 16 बिहार में नंबर ऑफ द सीट है राज्यसभा के। बिहार में कितने लोकसभा के सीट हैं, लोकसभा के सीट हैं 40, ठीक है। अब बिहार में नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं, नंबर ऑफ एमएलए की संख्या 243 है। ये सारी चीज पहले हम लोग वीडियो में बता रखा है, आपके लिए एक बेसिक हमने बता दिया। पहले हम लोग राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा बेसिक पता करते चले तो आपको अच्छा रहेगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, इसको आप क्या कहते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। वो पहली बार जो लोकसभा और राज्यसभा की परिकल्पना लेकर आता है, मतलब 2 हाउस की परिकल्पना ये लेकर आता है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो यही एक जेनेसिस है जहां से राज्यसभा निकल के आता है। नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा में आज के डेट में कितने हैं, तो नंबर ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा एट प्रेजेंट इज 245। पर नंबर ऑफ द सीट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ द सीट्स जो हो सकते हैं वो 250 है। पर ये जो 245 नंबर ऑफ द सीट्स हैं, इसका बाइफर्केशन आप देखिएगा तो राज्य से 233 लोग चुन के आते हैं, 12 लोग राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं जो अपने फील्ड में महारथी हैं, जैसे मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, पहले रेखा हुई थी, अभी राकेश सिन्हा हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए। तो कहने का मतलब है कि 12 वो लोग जो आर्ट के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में, सोशल सर्विस के फील्ड में बहुत महारथी लोग हैं, बहुत बड़े नाम हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। और ये जो 233 है ये राज्य से चुनकर आते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं, राज्य में कौन चुनता है इनको, एमएलए चुनते हैं, एमएलसी इनकी चुनाव नहीं करता है। बिहार में बाईकैमरल स्ट्रक्चर है, एमएलसी चुनाव नहीं करता है, एमएलए चुनाव करते हैं और एमएलए इनको चुनकर भेजते हैं। तो क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे कि मैं ये कह सकूं कि राज्यसभा इज व्हाट, राज्यसभा इज रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ द स्टेट। जब राज्यसभा वॉइस ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कहने का मतलब है कि जब भी केंद्र मजबूत होगा, जब भी केंद्र स्टेट के मामले में इंटरफेयर करेगा, राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और उस चीज को वो रोकेगा। वो इस तरह से बनाया गया है कि आप स्टेट में जब इंटरफेयर करेंगे तो उसको रोकेगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्यसभा इज द चेक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल स्ट्रक्चर अपना क्या कहता है कि एक केंद्र होगा, एक राज्य होगा, पर जब केंद्र पर हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। बट जब भी राज्यसभा, जब भी केंद्र स्टेट में इंक्रोच करना चाहेगा, हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना खूबसूरत संविधान बनाया, आप सोच कर देखिए कितना सुंदर बनाया है कि उन्होंने एमएलए के थ्रू चुनाव जितवा कर आते हैं, वो तुरंत राज्यसभा उसका विरोध करेगा और इस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखेगा। सी द ब्यूटी, ट्राई टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, दे वर द बेस्ट माइंड जो उस समय संविधान बना रहे थे। तो यहां पे हम लोगों ने इस चीज को कवर करते हुए निकल लिए। कौन सा संविधान का जो शेड्यूल है जो राज्यसभा से डील करता है, वो संविधान का शेड्यूल नंबर 4 है। ये जो है, अगर आप गोवा को देखें तो गोवा में कितने सीट हैं राज्यसभा के, 1, अपने बिहार में 16, यूपी में और ज़्यादा है अपने से। ये जो सीटों की संख्या है ये कैसे तय होती है, ये सीटों की संख्या वहाँ की जनसंख्या से तय होती है कि किस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है। रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बिहार से ज़्यादा है, इससे नंबर ऑफ राज्यसभा की सीट ज़्यादा है। गोवा की जनसंख्या बिहार की जनसंख्या से बहुत कम है, इसलिए यहाँ की सीट 1 है। पर ये किस राज्य का कितना सीट निर्धारण होगा ये हमें कैसा पता चलेगा, संविधान के
शेड्यूल नंबर 4 में इसकी सारी जेनेसिस है और वहाँ से सब चीज़ लिखित है। लोकसभा में चुनाव जीतने के लिए कितना एज होना चाहिए? 25 साल। राज्यसभा में चुनाव जीतने के लिए कितना होना चाहिए? 30 साल। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जैसे लोकसभा के स्पीकर तो जो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा हैं उसी में से चुनकर जाते हैं, जैसे ओम बिरला हैं, पर राज्यसभा का जो स्पीकर होता है देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसलिए भी इसको हम लोग अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं। और भी कारण है, पर यह भी एक कारण है जिसकी अध्यक्षता वाइस प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग राज्यसभा का थोड़ा सा बेसिक कर लिए। फेडरल स्ट्रक्चर वाला मेंस में बहुत काम देगा इस चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। आप बार बार सुनते होंगे कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है। लोकसभा में क्या होता है? टेन्योर आपके सांसद महोदय का 5 साल है, 5 साल बाद उनको चुन कर आना है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। पर राज्यसभा में ऐसा सिस्टम है कि राज्यसभा के जो सांसद हैं उनका टेन्योर कितना साल का होता है? 6 साल का उनका टेन्योर होता है। हम बोल रहे हैं कि 1/3 मतलब 1/3 ऑफ द सांसद जो हैं वो 6 साल का उनका टेन्योर है। 1/3 सांसद हर 2 साल पर रिटायर होंगे और अभी सारे लोग रिटायर हुए हैं, इसीलिए अभी चुनाव चल रहा है। ठीक है, इसीलिए अभी इलेक्शंस चल रहे हैं क्योंकि 2 साल हो गया है और राज्यसभा हर 2 साल पे अपने सांसदों को रिन्यू कर लेता है, हर 2 साल में नए चेहरे को ऐड कर लेता है, इसलिए लोग राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है और राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है, बल्कि लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व होगा और नए लोग पूरे चुनकर आते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस और द क्रक्स ऑफ द मैटर। अब देखिए, कहीं कहीं अगर आप देखें, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि अगर मैं एक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं कि राज्यसभा इज नॉट अ सेकेंड हाउस, मैं कह रहा हूं कि राज्यसभा जो है इट इज नॉट अ सेकेंड हाउस बट इट इज अ सेकेंडरी हाउस। अब दोनों का आप समझिए, जो मेंस में आंसर लिखना चाहते हैं इस चीज़ को आप आंसर लिखिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, उसको हम इवेल्युएट करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में या पर्सनल डीएम कर देंगे। क्वेश्चन है कि राज्यसभा इज नॉट अ सेकेंड हाउस, इट इज अ सेकेंडरी हाउस। इस पर आंसर लिखिए, मैं दोनों पॉइंट को सब्सटेंशिएट करता हूं और कॉल आप लेंगे। देखिए, एक होता है मनी बिल। जब मनी बिल है, मनी बिल किस संविधान से आर्टिकल से डील करता है? आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल से डील करता है। मनी बिल कहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है? मनी बिल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट आपने मनी बिल को प्रस्तुत कर दिया। कोई भी बिल को पास होने के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास जाने के लिए पहले उस बिल को लोकसभा से होगा या राज्यसभा, दोनों हाउस से पास होगा और फिर राष्ट्रपति महोदय के पास चला जाएगा। पर मनी बिल जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है और लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद, पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा ने बोला कि क्लॉज नंबर 4 आप हटा दीजिए और मनी बिल को यहाँ भेज दिया, अब यह लोकसभा कर डिस्क्रिशन पर है कि इस जो सुझाव को वो माने या नहीं माने। अगर इस सुझाव को नहीं मानता है, बिल इज डीम्ड टू बी पास। कहने का मतलब है कि यह बाध्यकारी नहीं है कि लोकसभा आपकी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, उसके विवेक पर निर्भर करता है कि आपके सुझाव को मानता है कि नहीं मानता है या आपके डस्टबिन में आपके सुझाव को फेंक देता है। राज्यसभा को यह बात पता है कि उस पर बाध्यकारी नहीं है। राज्यसभा कहा कि आपने बिल को यहाँ से मनी बिल को पास किया, राज्यसभा में आया, अब राज्यसभा बोलेगा कि इस बिल को हम देंगे नहीं, इस बिल को होल्ड कर लेंगे। पर संविधान में यह प्रावधान है कि राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक इस बिल को अपने पास रख सकता है, अपने बिल को होल्ड अपने पास रख सकता है। अगर 14 दिन से जैसे 15वां दिन होगा, द बिल विल बी डीम्ड टू बी पास। कहने का मतलब है राज्यसभा इज सब्जुगेटेड टू द लोअर पेडिस्टल। आप एक तो सुझाव देंगे, यह बाध्यकारी नहीं है मनी बिल के केस में। दूसरी बात, अगर आपने मनी बिल को रखा और अगर आपने 14 दिन से ज्यादा रख लिया मनी बिल को, तो द बिल विल बी डीम्ड टू बी पास। कहने का मतलब है यू आर रेलीगेटेड टू अ लोअर पोजीशन व्हेन इट कम्स टू द मनी बिल। ठीक है, तो हियर व्हाट इज हैपनिंग, द राज्यसभा इज नॉट अ सेकेंड हाउस इन द केस ऑफ द मनी बिल, इट इज अ सेकेंडरी हाउस। होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। अब देखिए, नेशनल इमरजेंसी के बारे में देखो यार, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360। आर्टिकल नंबर 360 आर्थिक इमरजेंसी से डील करता है। यह भारत का इन्वेंशन है, पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं है। आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आर्टिकल नंबर 356 किससे डील करता है। हमने पहले इसको बता रखा है, आपको सलाह के रूप में हम दे देते हैं। इस पर एक बहुत फेमस केस है SR बोमाई केस। ठीक है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 356 किससे डील करता है। आर्टिकल 352 के केस में आपने नेशनल इमरजेंसी लगा दिया। जब आपने नेशनल इमरजेंसी लगा दिया, अब मोदी जी मानते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लगा दिए, अब मोदी जी को नेशनल इमरजेंसी को हटाना है।
आप कैसे हटाएंगे? देयर मस्ट बी अ प्रोविजन। अगर नेशनल इमरजेंसी को हटाना है तो दैट बिल हैज़ टू बी और दैट रिजोल्यूशन हैज़ टू बी पास्ड बाय द लोकसभा बाय द सिंपल मेजोरिटी। राज्यसभा है नो रोल, राज्यसभा की हिम्मत नहीं है कि उस नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सके। अगेन आई एम सब्सटेंशिएटिंग माई पॉइंट कि राज्यसभा इज नॉट अ सेकेंड हाउस, इट इज अ सेकेंडरी हाउस व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इमरजेंसी। आप मेंस में अपना आंसर लिख के आप मुझे भेजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो मैंने दो पक्ष रखा आपके लिए, अब मैं बताता हूं कि इट इज नॉट अ सेकेंडरी हाउस, इट इज अ सेकेंड हाउस। वो कैसे? अब देखिए, ए स्ट्रॉन्ग पोजिशन ऑफ द राज्यसभा व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रॉन्ग पोजिशन कहां है? मानिए कि 245 तो भी आपको बताया कि राज्यसभा के सदस्य होंगे, परमानेंट हाउस है तो 245 तो होना ही है हमेशा, कम बेसी तो हो नहीं सकता। मानते हैं कि आज के दिन राज्यसभा बैठा, उसमें 3 लोगों की तबीयत खराब थी, तो नंबर ऑफ लोग प्रेजेंट कितने हैं? 242। एग्रीड, 3 लोगों का तबीयत खराब था, एब्सेंट हो गए। मानते हैं कि एक बिल प्रस्तुत होता है, और जब वो बिल प्रस्तुत होता है तो 2 लोग कहेगा कि भाई मैं एब्सटेन कर रहा हूँ, मैं इस बिल पर वोट नहीं करना चाहता हूँ। मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद लोग हैं, आप देखते होंगे कि बोलता है कि मैं एब्सटेन कर गया इस बिल पर। तो अब कितने लोग हैं? 240। दिस 240 लोग क्या हैं? प्रेजेंट भी हैं और उस बिल पर क्या कर रहे हैं? वोट भी कर रहे हैं। दिस 240 इज प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर मैं कहता हूं कि 2/3 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग ले रहे हैं, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, 2/3 P एंड V, प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2 लोग एब्सटेन कर गया है, तो 2/3 आप निकालेंगे तो क्या होता है? 2/3 ऑफ 240, 245 नहीं होगा, 242 नहीं होगा, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको आप स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। तो क्या हो गया? 3 8 24, 8 दूनी के 16। मतलब अगर 160 राज्यसभा के सांसद ने उस बिल पर सहमति लगा दी तो क्या होगा? अब देखिए क्या होगा। अगर आप अच्छा एक चीज बताओ, अब क्या होगा उसको हम बताते हैं। एक होता है ऑल इंडिया सर्विस, एक होता है सेंट्रल सर्विस, और एक होता है स्टेट सर्विस। स्टेट सर्विस का मतलब होगा कि आप राज्य सरकार के अधीन काम करेंगे, राज्य सरकार की जो नियमावली है वो आप पर लागू होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है, जैसे रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो रेलवे में आप टेलीकॉम सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नियमावली आप पर लागू होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का DA होगा, TA होगा, जो भी होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हैं। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या हो गया? बहुत लोग को ऑल इंडिया अभी तक ये चीज़ नहीं पता होगा। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब होता है IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, विदेश मंत्रालय में आप काम करते हैं। ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस में अंतर क्या है दोस्त? ऑल इंडिया सर्विस का मतलब ये होता है कि ये जो ऑफिसर्स हैं ये स्टेट में भी काम कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि लोग सेंट्रल डेपुटेशन पर चला जाता है, यही है ऑल इंडिया सर्विस की खूबसूरती। आप स्टेट में भी काम कर सकते हैं, जरूरत पड़ा तो हम गृह मंत्रालय में भी काम कर सकते हैं, दूसरे विभाग में भी काम कर सकते हैं। देश में ऑल इंडिया सर्विस 3 हैं। अगर मानते हैं कि आपको ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना है, आप कह रहे हैं कि एक नया ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करेंगे, इंडियन जुडिशियल सर्विस उदाहरण के तौर पर, तो इंडियन जुडिशियल सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस जो है वो केंद्र सरकार नहीं कर सकती है, उसके पास, लोकसभा के पास पावर नहीं है कि वो क्रिएट कर सकता है। ऑल इंडिया सर्विस को अगर क्रिएट करना है तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर राज्यसभा का एक रिजोल्यूशन पास होगा पहले, तब जाकर लोकसभा उस पर नियम बना सकता है। लोकसभा अपने नियम नहीं बना सकता है, पहले रिजोल्यूशन पास करेगा कौन? राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा उस पर नियम बना सकता है और किसी एक ग्रुप ऑफ सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस में ऐड कर सकता है। बट वाई? आप रटे नहीं, क्यों? हमने फिर आपको बताया कि राज्यसभा किसकी आवाज है? राज्यसभा स्टेट की आवाज है। जब भी आप किसी सर्विस को केंद्र की सर्विस बना रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विस बना रहे हैं, इसका मतलब वो आदमी स्टेट में भी काम करेगा। तो स्टेट की आवाज बुलंद करने के लिए केंद्र में कौन है? तो राज्यसभा है। इसलिए पहले राज्यसभा की अनुमति ली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज टू बी केप्ट इंटैक्ट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टेट? ये कारण है कि पहले राज्यसभा से अनुमति होगी, उसके बाद लोकसभा बना सकता है। दूसरी बात, अगर मानते हैं कि कोई ऐसा मामला हुआ जिसमें राज्य सूची पर, स्टेट लिस्ट पर आपको कोई कानून बनाना है,
बिल्कुल बना सकता है क्या लोकसभा? बिल्कुल नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? स्टेट लिस्ट पर जैसे तुम कानून बनाओगे, आपने फेडरल स्ट्रक्चर को क्या कर दिया? यूनिटरी स्ट्रक्चर कर दिया। जब आपने यूनिटरी स्ट्रक्चर कर दिया, इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर दिए, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट की आवाज को बुलंद करने के लिए वहां पे कौन है? राज्यसभा में है। आप स्टेट लिस्ट पर बिल्कुल कानून बना सकते हैं, पर तभी कानून बना सकते हैं जब राज्यसभा में पहले एक बिल पारित हो रहा होगा, और वो बिल पारित होगा 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से। उसके बाद आप जो है स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकते हैं। हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टेट दैट द राज्यसभा इज नॉट अ सेकेंडरी हाउस, इट इज अ सेकेंड हाउस। क्यों? उसका से है। जब भी फेडरल स्ट्रक्चर पे आप छेड़छाड़ करेंगे, वो इंटरफेयर करता है, उसका से है। हेंस इट इज नॉट अ सेकेंडरी हाउस, इट इज अ सेकेंड हाउस। अब आपने आंसर को बैलेंस करके लिखिएगा। हमने आपको सारा पक्ष रख दिया। अब मामला फंसता है कि राज्यसभा की चुनाव कैसे होता है। अभी जो राज्यसभा में चुनाव हो रहा है, अभी हमने आपको कहा कि राज्यसभा जो है किसकी आवाज़ है? स्टेट की आवाज़ है। तो स्टेट से ही चुनकर आते हैं। अब कैसे चुनाव होता है अभी हम लोग देख लेते हैं, है ना। जब चुन के आते हैं तो इनकी चुनाव देख लेते हैं। देखिए, राज्यसभा में जो चुनाव होता है, आप पढ़ते होंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। फिर आप ये पढ़ते होंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, पर आपको समझ में नहीं आता होगा। कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों में कन्फ्यूजन होगा। आज इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर देते हैं, है ना। अभी बिहार में 5 सीट का चुनाव हुआ है, ठीक है। 5 सीट खाली हुए। बिहार में नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं? 243, पता है, अभी आपको ऊपर बताए। वैकेंसी अभी कितनी थी? 5। नंबर ऑफ वैकेंसी +1 कर दीजिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ एमएलए बाय नंबर ऑफ वैकेंसी +1, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आप जोड़ दीजिए। कितना हुआ? 243 भागा में 6 +1, 6 के 24, मतलब हो गया 40.5 +1, मतलब हो गया 41.5। मतलब नंबर ऑफ एक राज्यसभा को जिताने के लिए 41 विधायकों की हमें जरूरत पड़ेगी। एमएलसी की नहीं, विधायकों की जरूरत पड़ेगी। ये संख्या चेंज होगा। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी 6 हो जाता तो विधायकों की संख्या कम हो जाती, पर अभी नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है, तो 41 विधायक जो है मिलकर एक सांसद को चुन लेगा, ठीक है। इस चीज़ की आप मुझे अनुमति दे रहे हैं। अब देखिए, अभी स्ट्रक्चर क्या है। भारतीय जनता पार्टी अभी लार्जेस्ट पार्टी बन गई है, क्योंकि वीआईपी वाला 3 विधायक को तोड़ लिया, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 77 विधायक हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जो मांझी जी की पार्टी है 4 है। ओवैसी की जो पार्टी है ऑल इंडिया AIMIM जो मजलिस पार्टी है, इसके पास 5 विधायक हैं। अगर बीजेपी इस बार जो चुनाव हुआ है इसने 2 कैंडिडेट को खड़ा किया, एक सतीश चंद्र दुबे को खड़ा किया है और एक शंभू शरण पटेल को खड़ा किया है। अब देखिए, बीजेपी एक सांसद को जिताने के लिए कितना चाहिए? 41। बीजेपी कितना कैंडिडेट खड़ा कर दिया? 2, मतलब 41 × 2, मतलब 2 एकम 2, 4 दूनी 8, मतलब 82 विधायक का समर्थन उसको चाहिए, ठीक है। अब देखो, जब 82 विधायक का इसको 41 जो होता है, जो यहाँ से आप लेते हैं, इसको × 100 कर दिया जाता है कभी जभी। कोई ज़रूरत भी नहीं है कि मतलब एक विधायक का 100 वोट मान लेते हैं, तो मतलब 4100 वोट की ज़रूरत पड़ेगी एक आदमी को जीतने के लिए। आप इसको 1000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे होता है। बीजेपी के पास विधायक कितने हैं? 77। कैंडिडेट कितना खड़ा किया? 2, और दोनों कैंडिडेट चुनाव भी जीत गए। ऐसे कैसे हो गया? अब तो बहुत ताजुब है। अब देखिए होता कैसे है। बीजेपी क्या कहेगा? हमने अभी ऊपर क्या कहा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, विधायक को 1 सीट दिया जाएगा। मानते हैं कि चुनाव लड़ने कौन खड़े हुए हैं? तौफीक खड़ा हुआ, आकांक्षा खड़ी हुई, और अपने टेलीग्राम ग्रुप में कौन एक्टिव हैं? सचिन यादव खड़े हुए, यहाँ पर रोहित खड़ा हुआ, यहाँ पर निखिल खड़े हुए, और यहाँ पर अमरेश खड़ा हुआ। इतने लोग खड़े हुए। अब ये जो बैलेट है ये विधायकों को दिया जाएगा। विधायक इसमें अपना प्रेफरेंस लिखेगा, ठीक है। मानते हैं कि बीजेपी का तौफीक बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो बीजेपी के विधायकों को मिला। बीजेपी के कहेगा कि 41 विधायकों की 1 नंबर देना तुम तौफीक को, 2 नंबर पे किसी और को रखना, पर 1 नंबर तुम रखना तौफीक को। बीजेपी का कैंडिडेट है तौफीक जी, तो जब तौफीक जी को कितने वोट चाहिए? अगर 41 विधायकों ने इनको 1 नंबर का प्रेफरेंस दिया तो तौफीक जी चुनाव जीत गए। इसका मतलब कि तौफीक जी चुनाव जीत गए, तो यहाँ पर 1 कैंडिडेट चुनाव इनका जीत गया। अब बीजेपी के पास कितने विधायक बचे?
36 विधायक और बचे। उस 36 विधायक को बीजेपी कहेगा कि आकांक्षा को वोट करना, 1 नंबर पे आकांक्षा को रखना। अब 1 नंबर पे आकांक्षा है, आकांक्षा को 36 वोट तो मिल गया, पर आकांक्षा चुनाव जीत गई क्या? नहीं जीत गई चुनाव। क्यों? आकांक्षा को और 5 वोट की जरूरत है। अभी आप देखते होंगे कि सारे विधायकों को होटल में रख रहा है, राजस्थान में हो रहा है, बीजेपी रख रहा है, कांग्रेस क्यों इसीलिए रखता है क्योंकि वो ज़्यादा विधायक खड़ा, ज़्यादा कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उसके पास संख्या है नहीं। अब क्या होगा? अब यहाँ पर मांझी जी से बात करेंगे, अमित शाह जी बोलेंगे जो आपके 4 विधायक है ना, इसको 1 नंबर पे बोल दीजिएगा कि आकांक्षा को टिक करेगा, 1 नंबर पे आकांक्षा को रखेगा। तो आकांक्षा को और दे दिया 4 वोट, मांझी वाला पार्टी 40 हो गया। आकांक्षा चुनाव जीतेगी क्या? अभी भी हार रही है। अब क्या हुआ? ऑल इंडिया मजलिस वाला जो पार्टी है, ये है ओवैसी जी का पार्टी, कट्टर दुश्मन है मोदी का। इसके विधायक को मानते हैं कि हमने 2 करोड़ रुपया एल्यूरमेंट दे दिया, या कोई पद दे दिया, या कुछ भी नहीं दिया। हमने तोड़कर कहा कि भाई तुम एक आदमी जो है ना, 1 नंबर पे वोट कर देना आकांक्षा को। आकांक्षा को एक आदमी और कर दिया। इसको ओवैसी क्या कहा होगा कि सबको वोट करना, पर इसका बीजेपी वाला को मत वोट करना, पर वो एक आदमी इसको वोट कर दिया, जिस कारण भी कर दिया। आकांक्षा को वोट कितना हो गया? 41। आकांक्षा चुनाव जीत गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके पास मात्र 36 थे। ये तो बहुत सिंपल केस हो गया। अब हम इसको, और ये बिहार के केस में हुआ और ऐसे होता है, इसको कहते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अभी एक और उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाएंगे। मानते हैं कि एक राज्य है जहाँ पर 100 विधायक हैं, 3 कैंडिडेट खड़े हुए। ये अभी ऊपर हम आपको बेसिक बताएं, 3 कैंडिडेट खड़े हुए, 1 पर आकांक्षा खड़ी हुई, 2 पर तौफीक खड़े हुए और 3 पर ऋषभ खड़े हुए, ऋषभ झा, ठीक है, अपने टेलीग्राम ग्रुप वाले। और जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि 55 विधायक की जरूरत है एक राज्यसभा के चुनाव जीतने के लिए। आकांक्षा को जितने विधायक हैं वो 50 वोट देते हैं आकांक्षा को कि 1 नंबर पर, मतलब 100 विधायक में 50 विधायक जो हैं आकांक्षा को 1 नंबर पर रखते हैं, तो 50 विधायक आकांक्षा को मिल गए। तौफीक भाई को मात्र 40 विधायक पसंद किए और 1 नंबर पर रखे। ऋषभ को मात्र 10 विधायक 1 नंबर पर रखे। कौन चुनाव जीतेगा? कोई में से कोई चुनाव नहीं जीता, है ना। क्यों? 55 विधायक का चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, अपना जो फॉर्मूला लगा नंबर ऑफ द वैकेंसी बाई टोटल नंबर ऑफ एमएलए बाई नंबर ऑफ वैकेंसी +1 से। अब क्या होगा? सबसे लास्ट में कौन आए? ऋषभ आए। ऋषभ को काट के हटा दिया जाएगा कि तुम बेकार हो, हट जाओ ऋषभ। अब ऋषभ को ये 10 विधायक 1 नंबर का पोजीशन दिए हुए थे। हमने आपको बताया कि बैलेट लिस्ट में प्रेफरेंस दिया होता है, तो जो 10 विधायक जो है वो 1 नंबर पे किसको रखे हुए हैं? ऋषभ को रखे हुए हैं। इस 10 विधायक वाला बैलेट में इसमें 6 विधायक जो हैं 2 नंबर पे आकांक्षा को रखे हुए हैं और 3 नंबर पे तौफीक है। अब ऋषभ रेस से बाहर हो गए, ऋषभ को हमने काट के हटा दिया। ऋषभ का वोट जो है इसमें देखें कि 2 नंबर पे कौन है, तो 6 आदमी 2 नंबर पे आकांक्षा को लाइक किया है और वोट किया है, तो ये वोट यहां पर ट्रांसफर हो गए। इसी को आप कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऋषभ को हमने काटा, जो 2 नंबर पे कैंडिडेट जो था, कितने लोग पसंद किया आकांक्षा को? तो 6 आदमी पसंद किए, तो ये सारा वोट ट्रांसफर हो गया किसको? आकांक्षा को हो गया। आकांक्षा को जरूरत कितना था? 55, हो कितना गया? 56। आकांक्षा चुनाव जीत गई, तौफीक भाई चुनाव हार गए और इस तरह से आकांक्षा राज्यसभा चली गई। इसी चीज को कहते हैं कि जो सबसे लास्ट में है उसको आप काट के हटाएंगे और उसके जो 2 नंबर का वोट है उसको आप ट्रांसफर कर देंगे टू द नेक्स्ट कैंडिडेट जो यहां पर लड़ाई लड़ रहा है। इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इस तरह से राज्यसभा का चुनाव होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा मेंस के दृष्टिकोण से चीजों को देखो, आपको आंसर भी लिखना होगा। अब देखो मेंस के दृष्टिकोण से अगर आप देखिएगा तो हमारा यह कहना है कि राज्यसभा, यहां पर हमने कुछ लिखा है। अब देखो राज्यसभा क्या करता है? राज्यसभा आपके फेडरल कैरेक्टर को मेंटेन करता है और फेडरल कैरेक्टर इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे करता है हमने ऊपर आपको बता दिया। दूसरी बात आप देखिएगा कि मानते हैं कि लोकसभा जो लोग जीत कर आते हैं वो कहां से जीत कर आते हैं? लोक से जीत कर आते हैं, जनता से जीत कर आते हैं। जब जनता से आप जीत कर आएंगे तो आप पर जनता का दबाव होगा, जनता के आपको फिर अगली बार तो आप बोलेंगे कि अरे राज्यसभा वाला का क्या है, तो विधायक से जीत के आता है। राज्यसभा का चुनाव कैसा है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है।
लोकसभा का चुनाव कैसा है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं। इसीलिए जो इनडायरेक्ट, हमारा राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन बाई अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। ये डायरेक्ट इलेक्शन है, सीधा हम लोग जाके बटन दबाते हैं, भाजपा, कांग्रेस, जदयू, ये और वो। अब जब ये लोक से जीत कर आता है तो जनता की अपीज करने की कोशिश करेगा ना, अपीज करने की कोशिश करने के लिए, क्योंकि लोकसभा से ही आपकी सरकार बननी है। आप अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाते हैं। तो राज्यसभा क्या करता है? कोई भी बिल को पास होने के लिए लोकसभा से भी पास होना है, राज्यसभा से भी पास होना है, तब बॉस के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राज्यसभा, जब भी आप हैस्टी डिसीजन लेंगे, जब भी कोई ऐसा बिल लेंगे जो देश हित में नहीं है पर जनता के मन और मिजाज के हिसाब से है, राज्यसभा उस पर क्या लगा देगा? ब्रेक लगा देगा और इस तरह से हैस्टी लेजिस्लेशन को पास होने से रोक देगा। इट गिव्स द प्लेस टू द एमिनेंट पर्सन, यस और नो। यस, 12 लोग नॉमिनेट होते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग सचिन तेंदुलकर को चुन लेते हैं, रेखा को चुन लेते हैं और जया बच्चन को चुन लेते हैं, मैरी कॉम को चुन लेते हैं। अच्छा ये होता कि हम लोग भारत रत्न ऐसे लोगों को चुनते, ये तो ज़्यादा अच्छा होता कि CNR राव, जिसको देश का वन ऑफ द फाइनेस्ट वैज्ञानिक है, उसको हम लोग जगह देते। अच्छा तो ये होता कि जो इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, जो अपने फील्ड के महारथी हैं, उनको जगह मिलता, बजाय इन हीरो हीरोइन के। ये तो दिन भर एब्सेंट रहते हैं, इनका एब्सेंट है, एक दिन पार्लियामेंट में ये सब नहीं बोलता है। अच्छा तो ये होता कि देश के अच्छे लोग, अच्छे समाज सेवी, अच्छा तो ये होता कि कैलाश सत्यार्थी को भेजा जाता। अच्छा तो ये होता कि जो रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं उनको भेजा जाता। अच्छा तो ये होता कि सोनू सूद को भी भेजा जाता। क्योंकि देखिए, सोनू सूद के प्रति हम लोग बिहारी लोगों को एक दिल में एक सम्मान होना चाहिए। जब एक्सोडस हुआ, जब गरीबों का, मजदूरों का एक्सोडस हुआ, तो ये आदमी खड़ा तो हुआ, भले इनका पॉलिटिकल एम्बिशन हो, कोई भी एम्बिशन हो। तो अगर एक ऐसा पॉलिटिकल एम्बिशन, मानते हैं कि पॉलिटिकल एम्बिशन था, ये तो अच्छा पॉलिटिकल एम्बिशन है ना, ऐसा ही होना चाहिए पॉलिटिकल एम्बिशन। क्यों नहीं होना चाहिए? करो पॉलिटिकल एम्बिशन जिसमें तुम जनता की भलाई करके आओ। हम तुमको पहले अपने टच स्टोन पर तुमको एक बार चेक कर ले कि तुम्हारी नीयत कैसे है, तुम आओ, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को भेजिए। राज्यसभा में ये प्रावधान है, लोकसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इट इज़ फ्री फ्रॉम द डेली कंपल्सन। क्यों? ये तो इनडायरेक्ट चुन के आते हैं, बड़े लोग हैं, इनको क्या मतलब है जनता से? जनता से नहीं भी मिलेंगे, पर ये काबिल लोग होंगे, है ना, ये इनको डेली कंपल्सन से ये मुक्त रहेंगे। तो ये निर्णय क्या लेंगे? तटस्थता के साथ निर्णय लेंगे, है ना। इनको जनता से मतलब नहीं है, जनता के डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट वोट से नहीं मतलब है। अब जो मानते हैं एक मोटरसाइकिल पे 3 आदमी बैठ के जा रहा है, ठीक है, मोटरसाइकिल किसके लिए बना हुआ है? 2 आदमी के लिए बना हुआ है। रात में 2 बजे वो हक से फ़ोन करेगा अपने सांसद को कि देखिए ना, थाना पकड़ लिया है। सांसद पूछेंगे क्यों पकड़ा है? बोला 3 आदमी बैठ के जा रहे हैं। सांसद जी बोलेंगे कि 2 ही आदमी बैठ के जाने के लिए ना है। तब बोला अच्छा, इतना ज्ञान पेल रहे ना, आइएगा चुनाव में आपको हम बताते हैं कि 2 आदमी बैठ के जाना है कि 3 आदमी बैठ के जाना। तुरंत सांसद जी फोन करेंगे दरोगा को और SP को बोलेंगे भाई छोड़ दो, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। ये आप राज्यसभा के सांसद के साथ नहीं कर सकते हैं, आप उसको चुनते नहीं हैं, वो डेली कंपल्सन से फ्री होता है। पर लोकसभा और विधायक के पास डेली कंपल्सन होते हैं, आपसे चुनकर आता है। स्मॉल हाउस है। राज्यसभा, लोकसभा में कितने लोग हैं? 552 लोगों की संख्या हो सकती है, 245 लोगों की संख्या होती है। तो इन लोगों में ये देखा जाता है कि राज्यसभा के लोगों में कैमराडेरी बहुत अच्छा होता है, बॉन्डिंग अच्छा होता है। छोटा हाउस है तो चलाना आसान होता है, एडजर्नमेंट यूजुअली कम होता है, चलाना आसान होता है, बॉन्डिंग अच्छा होता है, तो ज़्यादा अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन होता है। इस तरह से चीज़ों को करिएगा। पर एक जब मेंस लिखिएगा तो मेरा एक सलाह रहेगा कि जब भी आप कुछ मेंस में लिखें तो कुछ आप पॉजिटिव सलाह दें। मेरा सलाह ये है कि राज्यसभा को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो मेरा सलाह ये है कि राज्यसभा में 12 लोग जो नॉमिनेट होकर आते हैं राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से, वो अपने फील्ड के महारथी लोग हैं। यूजुअली देखा जाता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। जो भी नॉमिनेटेड लोग हैं, दे हैव ऑल द राइट टू ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 महीना, 6 मंथ के अंदर वो ज्वाइन कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें तो राकेश सिन्हा जो हैं वो RSS के हैं, उनको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया, ये जाकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए। अरे क्या जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए? आप तो नॉमिनेटेड हैं, आप एक इंडिपेंडेंट वॉइस बन के रहिए ना। क्या फर्क पड़ता है जब आप इंडिपेंडेंट वॉइस बन के रहेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होता? राकेश सिन्हा क्या हैं?
प्रोफेसर हैं, जब प्रोफेसर हैं तो स्टूडेंट की आवाज़ को बुलंद करते, पर जब वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो पार्टी क्या कर देगा, पार्टी व्हीप जारी कर देगा, व्हीप का आप उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। पर जब आप इंडिपेंडेंट रहते तो आप पर व्हीप जारी नहीं हो सकता था, आप प्रोफेसर की बात उठा सकते थे, आप शिक्षा जगत में सुधार की बात उठा सकते थे, आप बहाली की नियमितता पर सवाल उठा सकते थे, आप क्या कर सकते थे, आप स्टूडेंट की सुविधा की बात उठा सकते थे, आप स्टूडेंट के हॉस्टल की बात उठा सकते थे, आप प्रोफेसर जो एडहॉक प्रोफेसर हैं उनके रेगुलराइजेशन की बात उठा सकते थे। पर जब आप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि व्हीप जारी कर देगा बिल के लिए। तो इसलिए जो इंडिपेंडेंट लोग हैं जो चुनाव जीत कर जाते हैं, ऐसा प्रावधान होना चाहिए, सॉरी जो नॉमिनेट होकर जाते हैं उनके पास ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे। जब नहीं ज्वाइन करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट वॉइस बहुत ज़रूरी है देश के जमहूरियत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड।